सभी विद्यार्थियों को दीपावली की राम राम। और आज मैं इस वीडियो में अनुप्रास अलंकार पर चर्चा करना चाहता हूं और बहुत सारी पंक्तियां अनुप्रास अलंकार की दूंगा। कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझाना चाहता हूं। पहले मैं कुछ प्रश्नों को पेश कर रहा हूं, उसके बाद बहुत सारी पंक्तियां दूंगा जो अनुप्रास अलंकार से संबंधित होंगी। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अनुप्रास का अर्थ क्या है। ठीक है, तो कई जगह दे रखा है अनु प्लस में प्रास। तो अनु का तो अर्थ पीछे होता है, ठीक है, और प्रास का उन्होंने क्या अर्थ लगा लिया, वर्ण। जबकि प्रास का वर्ण अर्थ मैंने तो कहीं नहीं देखा, पर उन्होंने कर लिया। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ अगर देखें अलंकार के माध्यम से तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण साम्य। ठीक है, अलंकार के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और अगर इसका विश्लेषण करें तो अनु प्लस में प्रास, तो कई तो क्या कहते हैं पीछे, और प्रास का मतलब वर्ण, लेकिन इसका और टुकड़ा करते हैं प्र प्लस में आस। तो प्र होता है प्रकर्षता यानी उत्कर्ष, और आस का अर्थ होता है बैठना, आना, रखना, आसन। बैठने का आसन होता है ना। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया जो वर्ण एक के बाद दूसरे स्थान पर बैठता है, मतलब दोबारा आता है, तो अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ कि जो शब्दालंकार की पंक्तियाँ होती है उसमें तो वर्णों को, शब्दों को देखते ही उसका सौंदर्य समझ में आ जाता है, वर्णों का और शब्दों का। ठीक है, लेकिन अर्थालंकार में थोड़ा सा क्या है, वर्णों को देखने से पता नहीं चलता ना शब्दों को, वहाँ आपको थोड़ा भाव या अर्थ देखना पड़ता है अर्थालंकार में। ठीक है, तो अर्थालंकार छांटने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन शब्दालंकार छांटना थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलो आज हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए आप, चमक गई चपला चमचम पंक्ति में अलंकार है। अगर ये पंक्ति ऐसी आती है, यहाँ जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो प्रश्न केवल प्रतीकात्मक है, मतलब मैं उन प्रश्नों के माध्यम से कोई बात बताना चाहता हूँ, तो आप उस बात को ध्यान में रखना। इन पंक्तियों को कोई ज़रूर नहीं है कि यही पंक्तियाँ एग्जाम में आए, पर मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, वो देखो आप। चमक गई चपला चमचम, मान लो इस पंक्ति में अलंकार आता है और चार वो पूछता है यमक, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश या उपमा, ये चार दे देगा। तो इसमें से आपको क्या छांटना है पहले तो ये देखो। तो इसमें आपको चे 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 अनुप्रास ही छांटना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पुनरुक्ति भी हुई है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, लेकिन आप खुद सोचकर देखें कि जब दोनों अलंकार दिख रहे हों तो प्रधानता कौन से को दें। तो यहाँ आप दिमाग लगाओ कि चमचम की आवृत्ति करना ही इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका मेन उद्देश्य है चे चे की आवृत्ति करना, चे 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 चे। तो ये दिखाना चाहता है वो, तो जो वो करना चाहता है, जो सौंदर्य लाना चाहता है, वही तो पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए ना। मैंने आपको बताया था पीछे के वीडियो में कि अलंकार होता क्या है। अलंकार को टॉपिक सा मानकर परिभाषाओं में कैद होकर के अपने आप को छोटा दिमाग वाला मत बनाओ। अलंकार का मतलब होता है अब पंक्ति को सजा कर लिखना, सौंदर्य प्रकट करना, वो भले ही शब्दों से करे, भले ही अर्थ में सौंदर्य भरे। तो अलंकार वाक्य को या पंक्ति को सजाना ही अलंकार है। यानी अलंकार बात कहने की एक विशिष्ट शैली होती है, जिस शैली से कथन में रोचकता आ जाती है। ये रोचकता शब्दों के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से लाई जा सकती है, इसलिए शब्दालंकार और अर्थालंकार दो प्रकार के हो गए। तो यहाँ जो वो सौंदर्य दिखा रहा है वो चमचम का सौंदर्य नहीं दिखा रहा। अगर इसी को दिखाना चाहता तो हम पुनरुक्ति प्रकाश कर देते, ठीक है, लेकिन वो सौंदर्य दिखाना चाहता है चे का, चे 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 चे। ठीक है, तो यहाँ आप करोगे अनुप्रास अलंकार। समझ में आ गई बात। अब अगर यहाँ उपमा न होता, मैंने काट दिया, यहाँ उपमा न होता और यूँ होता दे में, चौथे ऑप्शन में यूँ होता बे और से दोनों, बे और से, तो बे अनुप्रास और से पुनरुक्ति, तब आपको ये करना था दे। ये चीज़ मैंने कंपटीशन के लिए, शायद आप समझ गए होंगे। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लगता है, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आगे देखें। प्रश्न 2, बांधे द्वार काकरी चतुर्चित काकरी सो पंक्ति में अलंकार है। इस पंक्ति में वर्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ये चारों ही भेद अनुप्रास के हैं। अब अनुप्रास दिया होता और बाकी उपमा और इस तरह के यमक होते तो हम अनुप्रास छांट देते इसमें।
ठीक है। लेकिन अनुप्रास के भेद दे दिए, अब इनमें छांटना है। तो मैंने बताया था, मैं वीडियो में पहले समझा चुका हूँ। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक दे देता हूँ मैं, उस लिंक में वो वीडियो ज़रूर देख लें। शुरुआती दौर का वीडियो देखने के बाद ही मेरे प्रश्न उत्तर आगे आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि मैं जिस शैली में पढ़ाता हूँ उसी शैली में उत्तर बताने का प्रयास करूँगा। तो मेरे पहले के वीडियो देखे हुए ज़रूरी होने चाहिए, तो वो आप देखें तभी ज़्यादा लाभ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा मैं दोहरा दूँ। यहाँ वर्त्य अनुप्रास होता है जो वर्ण बार बार आता है, यानी एक से अनेक बार आवृत्ति होती रहती है, वहाँ वर्त्य अनुप्रास होता है। और छेका अनुप्रास में वर्ण एक बार आता है, यानी एक बार आवृत्ति होती है, तीसरी बार नहीं होती फिर, तो वो कुल 2 बार आता है, तो वो छेका अनुप्रास होता है। और लाटा अनुप्रास में शब्द या वर्ण की आवृत्ति जरूर होती है, शब्दों की आवृत्ति, लेकिन उनका अर्थ जो है ना वो बराबर होते हुए भी, एक जैसा होते हुए भी अन्वय में यानी भावार्थ में अंतर आ जाता है, वो लाटा अनुप्रास होता है। तो आज के वीडियो में इन्हीं सब को दोहराते हुए बहुत सारे उदाहरण दूंगा, इन्हीं को दोहराते हुए, ठीक है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और विविध प्रकार की जो उदाहरण है वो मैंने और इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वहाँ से देख लेना आप बहुत सारी पंक्तियाँ तो। लेकिन थोड़ी मैं बता देता हूँ। यहाँ अंत्य अनुप्रास में होता है अंत में वर्ण मिलना, ठीक है, या अंत का तुक मिलना। अभी उदाहरण आएंगे तब बताता रहूँगा, और नीचे बताया हुआ है, और वो सिर्फ पंक्तियाँ नहीं दी हुई, जहाँ आवश्यकता हुई है वहाँ समझाया भी गया है, तो वो ज़रूर देखें। तो यहाँ आपको क्या करना है, वर्त्य अनुप्रास तो नहीं है यहाँ, ठीक है। और छेका अनुप्रास, हाँ ये है, इधर देखें आप, काकरी, तो ये आवृत्ति हो रही है। और यहाँ भी देख सकते हैं च और च, ठीक है, तो ये आवृत्ति हुई है, इसलिए छेका अनुप्रास है। अगला प्रश्न देखें, देव अर्चा करी ने ज्ञान चर्चा करी, ने दीन पे दया करी, ने बाप की गया करी। तो यहाँ कोई पूछे अलंकार कौन सा है, तो थोड़ा सा शब्दों को देखो, क्योंकि मैंने ऊपर बताया कि शब्द अलंकार में छांटना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो शब्दों पर टिका होता है। तो यहाँ शब्दों पर गौर करो। अर्थ अलंकार थोड़ा मुश्किल होता है, दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें भाव या अर्थ देखना पड़ता है, और शब्द अलंकार में शब्दों को देखना पड़ता है। और शब्दों को देखोगे ना आप, तो यहाँ देखो, देव अर्चा करी ने ज्ञान चर्चा करी। अब इसमें ढूंढने का प्रयास करो, जैसे चा इसका लो और आगे करी पड़े, तो ये हो गया चा करी, फिर ये चा और कैरी, चा करी, और फिर ये आ गया या करी, फिर ये आ गया या करी। तो ये आवृत्ति हो रही है ना, इस वजह से आप इसको अनुप्रास अलंकार में लेंगे, ठीक है। अब आओ चौथा प्रश्न, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन राम राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदुम्बी दिनी, मनसा विश्व विजय कह किन्नी। तो यहाँ ये लाइन छोड़ो एक बार, ऊपर वाला देखो, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। लेकिन नीचे मनहु जोड़ करके दूसरी जो पंक्ति जोड़ी है, तो इस पूरे पद में इसमें आपको बन गया उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। मनहु जनहु ये उत्प्रेक्षा में आते हैं। अब ये दोनों आई है तब आया है, अगर ऊपर वाली पंक्ति होती तो अनुप्रास ही करना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ बात आ गई कि दोनों पंक्तियाँ देकर अगर वो यूं लिख देता है ए और बे दोनों, ए और बे, तो छेका अनुप्रास और उत्प्रेक्षा दोनों है इसमें, तो से उतर आता, फिर से आता, ठीक है ना। और अगर उसमें दे से की जगह दे कर देता पुनरुक्ति प्रकाश, तो राम राम पुनरुक्ति है ना, तो फिर तीनों हो जाते, ये सोचना पड़ता है। अब अगर आप देखोगे प्रधानता कौन से को दें, तो प्रधानता के लिए भी मैंने समझाया यहाँ कि यहाँ देखो चमचम, तो पुनरुक्ति प्रकाश लाने का ज़्यादा प्रयास नहीं है, चे ये लाने का प्रयास है, तो अनुप्रास करेंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों तीनों दिए हुए हों तो फिर ये तीनों ही करने पड़े, उपयुक्त तीनों, जैसे ये दे देता ना ए या बे दोनों, इस तरह सा। अगला प्रश्न देखें पांचवा, कर कमल सा कोमल में अलंकार है, तो कर कमल सा कोमल, तो यहाँ के की आवृत्ति हुई है, तो आवृत्ति हुई तो यहाँ अनुप्रास होना चाहिए ना, अनुप्रास। लेकिन आगे और देखो, उपमा, बिल्कुल उपमा, सा उपमा दी गई है, ठीक है ना। तो अब यहाँ दे दिया इसने ए और बे दोनों, तो ए और बे दोनों ही है, उपमा और अनुप्रास। लेकिन आप कहो कि सर ये ऑप्शन नहीं होता दोनों, यहाँ होता कोई
मानवीकरण वगैरह, तो फिर कौन सा करते चार में से? तो उपमा भी है और अनुप्रास भी है, लेकिन यहाँ जो प्रधानता से दिखाई जा रही है वो अनुप्रास बनाकर भी उपमा दे रहा है, वो अनुप्रास का रूप बनाकर भी उपमा देना चाह रहा है, तो इसको करेंगे। समझ आ गई शायद मेरी बात, दोबारा सुन लेना। के का वो अनुप्रास बना रहा है, लेकिन बनाकर छोड़ा नहीं है, इसी को नहीं दिखाना चाह रहा वो, ये अनुप्रास करके भी वो आपको उपमा देने का प्रयास कर रहा है, तो उपमा अलंकार करेंगे, ये देखना पड़ता है। अब अगला प्रश्न देखें, कर कमल सा कोमल में अलंकार है। अब इसने क्या कर दिया, उपमा के भेद और कर दिए। उपमा भी भेद होते हैं, उपमा के पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, और ये भी मैंने अपने वीडियो में बताया है, वो लिंक नीचे है, देख लेना, समझ लेना। थोड़ा सा बता दूं कि उपमा जो अलंकार होता है ना, उसमें एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना करते हुए और बात कहता है। जैसे नायिका के मुख का वर्णन करना है, तो वो प्रकृति से उपमान जो रहेगा चंद्रमा, तो मुख चंद्रमा के जैसा है, के समान है, ठीक है, के समान सुंदर है मान लो। तो यहाँ मुख तो हो गया उपमेय जिसकी वो तुलना कर रहा है, और उपमान हो गया जिससे तुलना कर रहा है, ठीक है, और के जैसा ये हो गया योजक शब्द, और सुंदर है ये है समान धर्म। दोनों में समानता किस बात की दिखाई जा रही है कि दोनों को सुंदर दिखाया जा रहा है। चांद तो सुंदर होता ही है, मुख को भी सुंदर बताया जा रहा है। तो ये चार चीज़ें होती है उपमा अलंकार में, जो चारों की चारों एक साथ हों तब तो होता है पूर्ण उपमा, और इनमें किसी एक को कम कर दें, भले ही उपमेय को, भले ही उपमान को, भले ही योजक शब्द को, भले ही समान धर्म को, किसी एक को कम कर देता है, वो होता है लुप्त उपमा। समझ गए? तो यहाँ तो कर यानी हाथ की बात कर रहे हैं, तो ये तो गया उपमेय, ठीक है। और कमल जैसा बता रहे हैं, कमल सा, कमल जैसा, तो ये तुलना कर रहे हैं, तो ये हो गया उपमान, ठीक है। और सा योजक शब्द है ही, योजक शब्द, ठीक है। और कोमल बता रहे, दोनों को हाथ भी कोमल है, कमल भी कोमल है, तो ये हो गया समान धर्म। तो चारों चीज़ें हैं इसमें, तो यह है पूर्ण उपमा, ये आ गया। शायद आप समझ गए होंगे, नीचे वीडियो भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? अभी बताया मैंने 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, समान धर्म और योजक शब्द, 4 होते हैं, ठीक है। आगे देखो, उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी, तो यहाँ यही चीज़ दोबारा समझा रहा हूँ मैं। परी सी तुलना करें ना, तो उपमा होना चाहिए पहली बात, ठीक है। संध्या सुंदरी से का अनुप्रास बिल्कुल है यहाँ पर, ठीक है ना। अब मानवीकरण बिल्कुल है, उतर रही है, संध्या सुंदरी उतर रही है। अब वो कह रहे इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं तो नहीं, तीनों ही है ये तो। अगर ये होता ना उपयुक्त सभी, उपयुक्त तीनों, तब तो दय होता है, इसका उत्तर दय होता। लेकिन इस ये करे इनमें से कोई नहीं, नहीं ये तो दय तो नहीं करेंगे, उपयुक्त सभी होता तब दय करते, ठीक है। अब है इन तीनों में और तीनों की तीनों ही है, तो अब तीनों में से कौन सा छांटें? समस्या ये है। यहाँ कंपटीशन में माथापच्ची होती है। तो देखो इसके लिए सीधा सिंपल तरीका जो पहले से बताता आ रहा हूँ बार बार, कि देखो से तो लाया है वो, ठीक है, अनुप्रास तो है, लेकिन से को ही लाकर यही सौंदर्य दिखाना उद्देश्य था क्या? नहीं, कुछ और कहना चाह रहा है। तुलना भी की है इसने, और तुलना करते हुए भी क्या दिखाना चाह रहा है वो? मानवीकरण करता जा रहा है वो, कि संध्या का मानवीकरण हुआ है, संध्या को सुंदर परी सी बता करे और कह रहा है कि वो आसमान से उतरती जा रही है। तो ये मानवीकरण अलंकार है, यहाँ प्रधानता इसको देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? अगर ये ना होता तो फिर उपमा अलंकार, अगर ये नहीं होता तो का अनुप्रास पड़ा है से। समझ में आ गई बात आपके? अगला प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मरे मनुष्य के लिए, तो एक शब्द दोबारा आता है, तो देखने में यमक जैसा आभास होता है ना, लेकिन यमक में दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, ये याद रखें। तो यहाँ तो वही मनुष्य है जो मरे मनुष्य के लिए, तो यहाँ तो अन्वय में अंतर आया है, भावार्थ में अंतर आया है, लेकिन शब्दों का अर्थ बदला नहीं है। तो जहाँ भावार्थ में अंतर आ जाता है और शब्द का अर्थ वही रहता है और पुनरावृत्ति होती है, तो फिर वो लाटानुप्रास होता है, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास को भी मैंने समझाया हुआ है। इसका एक उदाहरण वो देख सकते हैं, माँ तो माई होती है, तो यहाँ एक शब्द की आवृत्ति हुई है जैसे यमक में होता है, लेकिन यमक में अर्थ अलग अलग होता है, यहाँ अलग अलग अर्थ नहीं है। यहाँ बात में या भाव में, अन्वय में थोड़ी सी नयापन लेकर आया है वो, लेकिन अर्थ समान ही है। तो यहाँ लाटानुप्रास है, लाटानुप्रास में शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन अन्वय में अंतर आ जाता है, अर्थ समान रहते हुए भी अन्वय में अंतर आ जाता है, ठीक है।
ये लिख दिया मैंने। लाटानुप्रास की पंक्ति कई बार यमक की भांति दिखती है, पर यह यमक से भिन्न होता है। लाटानुप्रास यमक का विपरीत होता है एक तरह से। लाटानुप्रास में शब्दों की आवृत्ति मिलेगी पर अर्थ वही रहेगा, भावार्थ या अन्वय में अंतर आ जाएगा, जबकि यमक में पुनरुक्त जो शब्द होते हैं दोबारा आए हुए, उनका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, और देखें एक अलंकार और भी है। अनुप्रास के भेद हैं पांच भेद हैं। कौन कौन से? वर्त्य अनुप्रास, छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास और श्रुत्य अनुप्रास। अब ये श्रुत्य अनुप्रास क्या है ये देखो। जहाँ सुनने में आवृत्ति का सौंदर्य लगे, सुनने में आवृत्ति का सौंदर्य, और वो कब लगेगा? सुनने में आवृत्ति का सौंदर्य जब एक ही वर्ग के वर्ण आएंगे। वर्ग समझ गए? जैसे कै वर्ग कै खे गे घे, चे वर्ग चे छे जे जे, टे वर्ग टे ठे डे, ते वर्ग ते थे दे, ये एक ही वर्ग के वर्ण आए तो, या मैंने लिख भी दिया है, एक ही वर्ग के वर्ण समान उच्चारण स्थल, समान उच्चारण स्थल। तो समान उच्चारण स्थल तो अपने आप ही होगा। जैसे पे है, ओष्ठी है तो सभी ओठों से बोले जाएंगे, पे फे बे भे में। और अगर कै कंठे है तो कै ख ग घ कंठे, यानी समान उच्चारण स्थल, यानी एक ही वर्ग के। बात वही आ गई। ठीक है, उन वर्णों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, वहाँ श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। ये देखो, तुलसीदास सिद्धत निस दिन देखत तुम्हारी निठराई, तो इसमें सारे दंत्य वर्ण आए हैं। ठीक है, तो ये श्रुत्य अनुप्रास है। आगे देखो, पुरीनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, तो ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ज्यों जल महातेल की गागरी बूंद ने तागो लागी। अब यहाँ दोनों पंक्तियाँ देखेंगे मिलाकर, तब ज्यों जो आ गया ना, तो ये उदाहरण अलंकार हो गया। ये गौर करें आप। अगर दोनों पंक्तियाँ नहीं दे, सिर्फ ऊपर वाली दे, तो अनुप्रास अलंकार है, और अगर ज्यों लगा कर दूसरी जोड़ देता है तो फिर ये उदाहरण अलंकार है। अब उदाहरण जो अलंकार है उसमें क्या कुछ है, कितना कुछ ध्यान में रखना है, विविध प्रकार के जो वाक्य हैं वो सारे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैंने टारगेट सिर्फ अनुप्रास को ही रखा है। ठीक है, आगे देखें। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की। कृष्ण ने कह रहा है गोपियों के बारे में कि वो गोपी कोई लड़की है, या कोई वो गोरी सी जो लड़की है वो कोई लड़की है, या कोई चोरटी है, यानी चोरी करने वाली। तो यहाँ अंत्य अनुप्रास है। ठीक है, ये समझ आ गई बात। यहाँ याद देख करके संदेह अलंकार का भ्रम होता है। संदेह अलंकार ये भी एक अलंकार होता है, जहाँ संशय बना रहता है कोई दो चीज़ों में, और वो अंत तक बना होता है, अंत तक बना ही रहता है संशय दो चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ देखो, मैं संदेह अलंकार के दो उदाहरण एक बार समझाने के लिए दे रहा हूँ, इसको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ या है। लेकिन ज़्यादा संदेह अलंकार मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। एक एक अलंकार के कई उदाहरण दे करके। यहाँ मेरा टारगेट है अनुप्रास अलंकार। ये है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती, कि ये जो गोल गोल पत्तों पर बूंदें दिख रही है ये मोती है या बूंद है, ये संशय बना हुआ है। तो यहाँ संदेह अलंकार है इस या में। लेकिन इस या में अंतर है। कैसे? ये या तो संशय के कारण आया है, और ये या वो पूछ रहा है कि वो लड़की है या कोई चोरटी है, या करके पूछना चाहता है वो। ठीक है ना, संशय नहीं बना रहा, वो पूछ ही रहा है वो। ठीक है ना, तो अब और सुन ले। अगर वो अंत्य अनुप्रास का इसमें कोई ऑप्शन हो ही नहीं और संदेह अलंकार दिया हुआ हो तो कर देना। ठीक है ना, वो थोड़ा सा गौर कर लेना। आगे देखो, संदेह अलंकार को एक और उदाहरण से समझा रहा हूँ। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये संदेह अलंकार है। मतलब जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तो साड़ी इतनी लंबी हो गई थी, खींचता ही जा रहा था दुशासन, और वो साड़ी ख़त्म नहीं हो रही थी। तो पंक्ति आई है, सारी बीच नारी है, यानी ये साड़ी के अंदर नारी है, या कि नारी बीच साड़ी, या नारी के अंदर साड़ी छुपी हुई है जो बार बार निकलती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। साड़ी ही की नारी है, या ये नारी साड़ी की बनी हुई है, या फिर साड़ी की ही नारी है। तो ये एक तरह से संधि अलंकार है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। ठीक है, रंग रूप से साम्य होता है, भ्रम संशय बना रहता है, अंत तक वो संधि अलंकार होता है। डिटेल करेंगे बाद में। ये तो इसलिए बताया था कि यहाँ या आ गया था, तो यहाँ तो वो पूछ रहा है। ठीक है, ज़्यादा भ्रम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करें। और अब विविध प्रकार की जो पंक्तियाँ हैं वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लें, बीच बीच में समझाया हुआ है। कुछ पंक्तियाँ शुरू वाली अगर आपको साधारण सी लगे तो स्किप मत करना,
क्योंकि बाद की कुछ बीच की पंक्तियों में कुछ समझाने के लिए कुछ ऐसे तर्क दिए गए हैं जो आपका दिमाग और भी खोल सकते हैं। कहीं आपने कोई चीज़ समझ रहे होते हैं किसी दूसरी पंक्ति के माध्यम से, वहाँ कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है, तो क्या पता इन पंक्तियों में मैं समझाने का जो प्रयास करूँगा, जो उदाहरण दूंगा, उससे कोई और बात आपके क्लियर हो जाए। तो पढ़ाई पूर्ण किया करो, आधी अधूरी मत किया करो। सीखना है तब तो, नोटंकी तो करनी नहीं है, ठीक है। नोटंकी करने वाले थोड़ा सा देखते हैं, स्किप कर देते हैं, और सीखने वाले तो वो सारी चीज़ को बराबर सीखते हैं, तभी वो बात सिरे तक लगती है, और तभी हम इतना सीख लेते हैं कि दूसरों को समझाने में सक्षम हो जाते हैं। तो समझ गए होंगे आपने इतना टाइम लगाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी उदाहरण ज़रूर देख लें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।